शुरू हो गया प्रभु रिकॉर्डिंग। अपने ही स्टाफ हैं, स्टडी 91 के हैं। और क्या हालचाल है सभी के। सबसे पहले तो आप सभी को जो है मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। क्या बात बताना चाह रहा हूँ? हाँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके बायोलॉजी का जो आज क्लास है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ। चलिए, आपको हेडिंग दिख रही है? आपको हेडिंग दिख रही है? आपको हेडिंग दिख रही है? क्या है भैया, जरा देखिए। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और क्या, कंकाल तंत्र। हमने दो हिस्सों की बात पिछले सेक्शन में जो है आपके दो वीडियोस आए हुए हैं, आपने देखा होगा। एक में मैंने डिस्कस किया है पूरा हार्ट रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्कस किया है, और इसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया हुआ है, नर्वस सिस्टम डिस्कस किया हुआ है। आपने बहुत अच्छे से उसको समझा होगा। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिए, ठीक है। किसी को ये लग सकता है कि सर लाइन वाइज नहीं चल रहा है, इनमें लाइन वाइज का कोई मतलब नहीं है, हम शरीर के भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है। शरीर के अलग अलग हिस्सों को देख रहे हैं, अलग अलग देखिए, ठीक है। अब कहो ऊपर से लेकर नीचे आई, कोई मतलब नहीं है उसका, आपको समझ में आना चाहिए वह टॉपिक। इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि एक लेक्चर में इन टॉपिक्स को, एक लेक्चर में जो है आपका वह पूरा हो जाए। जैसे नर्वस सिस्टम था वह एक लेक्चर में पूरा हो जाए, पूरा हृदय था वह पूरा एक लेक्चर में पूरा हो जाए, ताकि आपके पास एक एक मैटर रहे। सवालें आनी है उन्हीं से, ठीक है। अब ऊपर नीचे कर भी दूंगा तो उससे आपको फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये इस तरह से इतना लिंक आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं कि लिंक करिए इसको इससे, वो कोई मतलब का है नहीं। आपको बस इतना याद रखना है कि अलग अलग टॉपिक से क्या क्या सवाल बनने हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को उस पर फोकस करना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, जरा आगे आते हैं और आपको देखते हैं उत्सर्जन तंत्र और कंकाल तंत्र के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, बढ़िया दिख रहा है, चल। एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं यार इसको, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। हिंदी में बोले तो उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। क्या बोले? उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। क्या हो रहा है इसमें? यह सिस्टम में कौन कौन से अंग हैं, यह क्या कार्य कर रहा है, उसको जरा पहले सुनिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम बॉडी का वह सिस्टम है जो शरीर से अपशिष्ट अनचाहे एलिमेंट्स, पदार्थों को बाहर करता है शरीर से, ठीक है। आपके शरीर से अनवांटेड थिंग्स को या अपशिष्ट पदार्थों को क्या कार्य कर रहा है, यह बाहर कर रहा है। अलग अलग आपके अंग जो हैं अलग अलग फंक्शन यहाँ पे कर रहे हैं बाहर करने के लिए, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र में हमें यही देखना है कि कौन कौन से अंग जो हैं वह किस तरह से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल रहे हैं, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल रहे हैं। तो उत्सर्जन तंत्र में हमें इन्हीं अंगों के बारे में पढ़ना है। उससे पहले ये अपशिष्ट पदार्थ हैं क्या, ये अपशिष्ट पदार्थ हैं कौन कौन से, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे अपशिष्ट पदार्थ में अगर बात करूं, CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है शरीर में, साथ ही साथ CO भी कभी कभी बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं बताऊंगा कैसे अपशिष्ट पदार्थ हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ठीक। और जरा देखते हैं मेरे भाई, यूरिया, यूरिया,
CH4N2O, यूरिया, यूरिया भी बन रही है, ठीक है, यूरिया। आगे यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड। कुछ नमक जो बनते हैं शरीर में, सॉल्ट्स, कुछ नमक जो बनते हैं शरीर में, सॉल्ट्स, समझ रहे हैं बात आप, ठीक है। अमोनिया, अमोनिया NH3, ठीक है। तो यह अमोनिया, अमोनिया और यूरिक एसिड, कुछ नमक, यूरिया, CO2, ठीक। यहाँ पर एक चीज उत्सर्जन तंत्र में मैं स्किप करूंगा, वह है बड़ी आंत से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल जो खाना पचने के बाद निकलता है, उसकी हम बात पाचन तंत्र में करेंगे। बस वो एक चीज यहां से हटा रहे हैं, ठीक है। सुबह हल्का होने जाते हो ना, वेस्ट निकलता है ना, तो बस इतना ही समझो, ठीक है। बहुत मैं एकदम डीप मीनिंग उसकी नहीं बता सकता, इतने समझदार हो आप। तो वह हम पढ़ेंगे कहाँ, वह हम पढ़ेंगे उत्सर्जन पाचन तंत्र में, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र में हम जरा देखिए, अपशिष्ट पदार्थ जो है, यूरिया, CO2, यूरिक एसिड, अमोनिया, यह जो है इनका बाहर हो जाना ही जरूरी है, ठीक है। यह बनते हैं, यह रिएक्शंस होती हैं तो वहां पर यह बनते हैं, बॉडी में यह चीजें बन रही होती हैं। तो हम इनको क्या कार्य करेंगे, हमको इनको शरीर से क्या करना रहता है मेरे भाई, हमको इनको अपने शरीर से बाहर करना रहता है। और बाहर करने के लिए हमें अंग लगेंगे, ठीक है। कौन कौन से मानव अंग लगेंगे हम जरा देखते हैं। तो ये अपशिष्ट पदार्थ हैं, आप इनको थोड़ा सा नोट कर लें, ठीक है ना। अपशिष्ट पदार्थ हैं यह, है ना। जैसे आपने यूरिन, यूरिन भी सुना होगा ना, तो यूरिन है, यूरिया वगैरह उस यूरिन में ही रहता है, ठीक है ना। अब यहां से एक एक पॉइंट्स की बात करते हैं, यहां एक एक पॉइंट की बात करते हैं, एक एक अंग की बात करेंगे जो कि उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। जरा उनके बारे में हम देखते हैं। मैं यहाँ नाम लिखता हूँ उत्सर्जी अंगों के बारे में, जैसे किडनी, वृक्क कह लीजिए आप इसको, किडनी, किडनी, किडनी के बाद, ठीक है, गुर्दा, किडनी, गुर्दा, लीवर, है ना, यकृत, फेफड़े, लंग्स, फेफड़े, फेफड़े, लंग्स, किडनी, लीवर, लंग्स, स्किन, स्किन, त्वचा, स्किन, त्वचा। तो यह है आपके क्या है मेरे भैया, यह है आपके मुख्यतः, यह है आपके मुख्यतः क्या है, उत्सर्जी अंग हैं। यह आपके मुख्यतः क्या है मेरे भैया, उत्सर्जी अंग हैं, ठीक है। यह आपके क्या है, उत्सर्जी अंग है। एक एक से स्टार्ट करते हैं और हम ज्यादातर पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग अगर देखेंगे, सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग अगर देखें, ठीक है, तो अपने पास क्या है, सबसे मतलब अगर सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग अगर देखें, सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग अगर देखें तो वह क्या है आपकी किडनी।
एक एक पॉइंट अब नोट करते चलिएगा, ठीक है। क्या है वह? किडनी। क्या है वह? किडनी है, ठीक है। यह किडनी का स्ट्रक्चर है, जो उसके मेजर पार्ट्स रहते हैं वह मेन रोल जो कर यहाँ पर है, ठीक है। हम आपको कोर्टेक्स मेडुला के बारे में बताएंगे। ये ज़रा देखिए, यह किडनी का है, ठीक है ना। यह किडनी का जो है फंक्शन है, यह किडनी का फंक्शन है। यह किडनी की एक फिगर है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। किडनी का फंक्शन है। रीनल आर्टरीज, रीनल आर्टरीज हैं लाल वाले जो आपको दिख रहे हैं। ये रहा ब्लैडर, जहाँ पे इकट्ठा होता है यूरिया या यूरिक एसिड, जो यूरिन होता है वह क्या होता है, वह यहाँ पे इकट्ठा होता है और यूरेथ्रा से बाहर हो जाता है। और यूरेथ्रा से क्या हो रहा है मेरे भैया? बाहर हो जा रहा है। अब जानते हैं ज़रा यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं जो कि आपके किडनी से पूछे जा सकते हैं, और किस तरह से जो है सवालों को आप घुमा सकते हैं, यह भी हम ज़रा बात यहाँ पर करते हैं। चलिए आइए आगे आते हैं ज़रा हम। ठीक है, चलिए देखिए जरा किडनी। मानव में किडनियों की संख्या तो 2 होती है, ये तो मैं लिखाऊंगा नहीं, नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा कभी, ठीक है। जिनको ये लग रहा है कि किडनियां एक स्वस्थ मनुष्य में, ठीक है, जब पैदा होता है, अब भैया आप चलते चलते उसकी किडनी निकल गई, खराब हो गई, वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन भगवान ने 2 किडनियां दी। अब एक्सेप्शन इसी का क्या होता है भैया, किसी के एक ही रह गई, वो अलग इशू है। मेरे पास 2 है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास 2 किडनियां हैं, समझ में आई बात। मेरे पास क्या है? 2 किडनियां। प्रत्येक किडनी, प्रत्येक किडनी, प्रत्येक वृक्क लगभग 1 करोड़ नलियों से मिलके बना है। 1 करोड़ 30 लाख आप ऐसे कह लीजिए, 1 करोड़ के ऊपर की नलियों से बना है। 1.3 करोड़ नलियों से मिलके बना है। नलियों से मिलके बना है। एक करोड़ 30 लाख नलियों से मिलके बना है। इन्हीं नलियों को क्या बोला जाता है? इन्हीं नलियों को क्या बोला जाता है? बहुत ध्यान से याद रखिए, नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। क्या बोला जाता है मेरे भैया? नेफ्रॉन बोला जाता है। इन्हीं पतली पतली नलियों को क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जा रहा है? नेफ्रॉन बोला जा रहा है। नेफ्रॉन को ही क्या काम के बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोला जाता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोला जाता है। आगे जरा देखिए, आगे जरा देखते हैं। फंक्शनल यूनिट मतलब कार्यात्मक इकाई। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई किसको बोलते हैं? कार्यात्मक इकाई किसको बोला जाता है? गुर्दे की, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन को बोला जाता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई किसको बोला जाता है मेरे भाई? नेफ्रॉन को बोला जाता है। चलिए आगे जरा देखते हैं, आगे जरा देखते हैं। किडनी जो है आपकी, किडनी जो है
रक्त के प्लाज्मा को छानने का कार्य करती है। किडनी जो है रक्त के प्लाज्मा को क्या करती है? छानती है या साफ करती है, ऐसे कह लीजिए आप, साफ करती है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? पूरी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अपोहन विधि। अपोहन क्या बोला जाता है मेरे भाई? अपोहन, डायालिसिस। क्या बोला जाता है? डायालिसिस बोला जाता है, अपोहन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? अपोहन बोला जा रहा है। क्या यहाँ तक सारी बात समझ में आई? क्या यहाँ तक सारी बात समझ आई? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोला जा रहा है मेरे भैया? डायलिसिस बोला जा रहा है। और किस चीज को साफ कर रहा है वो? प्लाज्मा को। किस चीज को साफ कर रहा है? प्लाज्मा को। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किसकी यूनिट है? नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। क्या है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दे की कार्यात्मक इकाई आपकी नेफ्रॉन है। छानने के बाद अगर मैं यूरिन की बात करूं, यूरिन जो बन रहा है, ठीक है ना, यूरिन, यूरिन पेशाब, मूत्र कह लीजिए, ठीक है। जो यूरिन है, यूरिन, ठीक, यूरिन मतलब आप बेसिकली आप समझिए कि उसमें अमोनिया, यूरिक एसिड वगैरह, इन सब का यह क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, क्या है? यह मिक्सचर है। आगे ज़रा देखते हैं, जो मानव शरीर में जो यूरिन बाहर हो रहा है, जो मानव शरीर में यूरिन बाहर हो रहा है, उसमें ज़रा देखते हैं क्या क्या है। उसमें ज़रा देखते हैं क्या क्या है। इसमें होता है मेरे भाई 95% क्या होता है? वाटर होता है, जल होता है। ठीक है, 95% क्या होता है? 95% इसमें जल होता है। ठीक है, तकरीबन 2.5% इसमें यूरिया होता है। क्या होता है मेरे भैया? यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। आगे ज़रा देखिए, आगे ज़रा देखिए, तकरीबन 1.7%, तकरीबन 1.7% आपका क्या होता है? इसमें क्या होता है? नमक होता है। 1.7% क्या होता है? लवण, मतलब यहाँ नमक। ठीक है, अब बचा कितना आप ज़रा देख लीजिए, बचा कितना? तकरीबन 0.8%, तकरीबन 0.8% क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिल जाएगा मेरे भैया? यूरिक अम्ल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 0.8% यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। तो आप देख रहे हैं यूरिन जो मानव मूत्र है या जो यूरिन है, उसमें क्या है? 95% जल है, 2.5% यूरिया है, 1.7% नमक है एंड 0.8% क्या है? यूरिक एसिड है। कुछ और बातें जरा देखिए। यूरिन का पीएच मान, जो पेशाब है उसका पीएच मान याद रखिए 6 से 6.5 होता है। मतलब यह हल्का क्या होता है? यह हल्का अम्लीय होता है, हल्का अम्लीय होता है। ठीक है ना, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, हल्का एसिडिक। ठीक है ना, हल्का एसिडिक होता है। समझ रहे हैं बात? क्या होता है? हल्का एसिडिक होता है। और जो है पेशाब का जो पीलापन है, जो यह पीलापन होता है, जो पीलापन होता है, ठीक है, पीलापन अगर हो रहा है, पीलापन अगर देखें, येलोनेस जो आ रही है, येलोनेस जो आ रही है, पेशाब का जो पीलापन होता है वह होता है मेरे भैया यूरोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से होता है? यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक है, यूरोक्रोम की वजह से होता है। तो इसको हमेशा याद रखिए, जो येलोनेस है यूरिन की, वह किसकी वजह से हो रही है?
यूरोक्रोम की वजह से हो रही है। ठीक है, क्या यहाँ पर आपको यूरिन से रिलेटेड बातें समझ में आई? यूरिन से रिलेटेड बातें समझ में आई? ठीक है। अब कोई कहता है कि भैया कितना लीटर बनना, हमको नहीं पता कितना लीटर बनना है, जितना पानी पियोगे उतना बनेगा, नहीं पियोगे तो कम बनेगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, क्या यहाँ पर सारी बातें आपको समझ में आई? क्या यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आई? उम्मीद करता हूँ यहाँ से लेकर के आपको जो है सारी बातें यहाँ तक की तो समझ में ही आई होंगी, यहाँ तक की तो समझ में ही आई होंगी। ठीक है, अब ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा। यूरिन है, यूरिन में ज़रा देखिए क्या क्या है। तो 95% जल है, 2.5% यूरिया है, 1.7% लवण है और 0.8% क्या है, बहुत मतलब कम मात्रा में क्या है, यूरिक अम्ल है, यूरिक एसिड है। अब ज़रा कहानी सुनिए, ज़रा हट जाता हूं तब तक। जरा कहानी सुनिए। यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल अगर यह बढ़ जाता है, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता है शरीर से यूरिक अम्ल और सही से बाहर नहीं हो पा रहा होता है, जिन लोगों की किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही होती है, जिनकी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही होती है, यूरिक एसिड अगर शरीर से सही से बाहर नहीं हो रहा है और उसका जमाव शरीर में बढ़ने लग रहा है, तो एक रोग होता है जिसको कहते हैं अर्थराइटिस या हिंदी में गठिया रोग। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? यूरिक एसिड वजह से हो रहा है। अगर यूरिक एसिड हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है शरीर में और सही से उत्सर्जित नहीं हो पा रहा है, सही से शरीर से बाहर नहीं हो पा रहा है, तो जोड़ों में दर्द होने लगता है, गांठों में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? गठिया रोग बोलते हैं। इसी वजह से किडनी का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अब यूरिक अम्ल बढ़ रहा है शरीर में और इकट्ठा हो रहा है, बाहर हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, बढ़ने का कारण जो है वो दूसरा है, लेकिन जो नॉर्मल भी बन रहा है अगर वो भी अगर शरीर से बाहर नहीं होगा तो यह गठिया रोग क्या होगा? गठिया रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है ना। यूरिक अम्ल का पूरा लेना देना प्रोटीन से होता है। ठीक है, वहां से यह निर्माण किस तरह से होता है वो अलग इशू है, उसमें हमको जाना भी नहीं है। आप इतना याद रखिए कि यूरिक अम्ल का जमाव होने पर शरीर में गठिया नामक रोग होता है। यूरिक अम्ल का जमाव होने पर शरीर में क्या हो रहा है मेरे भाई? गठिया नामक रोग होता है। ठीक है, गठिया नामक रोग होता है। तो कृपया करके मैंने जो बातें बोली हैं उसको थोड़ा सा आप कहीं नोट कर लें, उसको कहीं नोट कर लें। चलिए आगे चलूं। याद रखिएगा, मानव शरीर में जो किडनी रक्त को साफ कर रहा है, रक्त के प्लाज्मा को जो साफ कर रहा है, यह तकरीबन दिन में एक दिन में, ठीक है, 60 लीटर के आसपास जो है ब्लड को शुद्ध करता है। ठीक है, 60 लीटर ब्लड को जो है यह प्यूरिफाई करता है। क्या यहाँ से बातें आपको समझ में आई? यूरिक एसिड का आपको समझ में आया रोल किस तरह से है, किस तरह से मैनेज करना चाहिए, गठिया रोग किस लिए हो रहा है, उसका मेजर रीज़न क्या है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो है मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, यहाँ पर एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आप अगर किसी जाएंगे, टॉयलेट वगैरह में जाएंगे, ठीक है, जो आपके शौचालय बने हुए हैं, वहाँ जो तीव्र गंध होती है,
तीव्र गंध जो होती है वह किसकी वजह से होती है? वह होती है जो यूरिन में मौजूद अमोनिया है, ठीक है ना, ये जो यूरिया निकल रहा है, यूरिया से जो है अमोनिया गैस निकलती है, इसी अमोनिया गैस की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। जो अमोनिया है, अमोनिया की जो महक है वह ऐसी ही रहती है। पेशाब में जो महक आ रही है या जो उस शौचालय से जो गंध आती है, तीव्र गंध, वह किसकी रहती है मेरे भैया? वह रहती है यूरिया की। वह किसकी रहती है? यूरिया की। चलें आगे हम। तो यह मेजर उत्सर्जन तंत्र था। कौन आपका मेरे भैया? कौन? किडनी आपका जो है मेजर उत्सर्जन तंत्र है। आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। किडनी में पथरी हो जाती है, तो मैं यहाँ पथरी का सूत्र लिख दे रहा हूँ, CaC2O4, ठीक है। जो पथरी होती है ना, पथरी होती है जो किडनी की, उसको नाम बोला जाता है, उसका नाम है कैल्शियम ऑक्सलेट। मान लीजिए पूछ लिया तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो किडनी की पथरी होती है उसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। अब किडनी पढ़ रहे हो, किडनी की पथरी ना जानो, दिमाग में आ रहा होगा यार किडनी में क्या हो जाती है? पथरी हो जाती है। तो उसके लिए उसका सूत्र, उसको क्या बोला जाता है? पथरी को कैल्शियम ऑक्सलेट, और उसका सूत्र क्या है? CaC2O4। किडनी से आपको इतने ही बात जानने की आवश्यकता है। बाकी हम हार्मोन्स में थोड़ा सा इसको डील करेंगे, ठीक है। बाकी उत्सर्जन तंत्र के हिसाब से यह ठीक है। आगे आता हूं जरा। त्वचा, स्किन, यह मानव शरीर का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। और आजकल यह भी बोल दिया गया है, यह भी मान लिया गया है कि जो सबसे बड़ा अंग है शरीर का, जो सबसे बड़ा अंग है शरीर का, वह भी क्या है? त्वचा है। यह पॉइंट याद रखिए। जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वह भी क्या है मेरे भैया? वह क्या है? त्वचा है, ठीक है ना। मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग तो है ही, पर मानव शरीर का जो है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ठीक है ना। सबसे बड़ा अंग अगर अभी आपको कोई पूछे तो क्या है? वह त्वचा है, ठीक है। त्वचा है, एग्जाम्स में आ चुका है, आ रहा है, इसको याद रखिए। यह क्या काम कर रहा है? यह पसीने के रूप में, लिक्विड के रूप में बाहर आपके लवण जो हैं, जो सॉल्ट्स हैं, जो कि एक्स्ट्रा मात्रा में है, उनको शरीर से क्या काम कर दे रहा है? बाहर कर दे रहा है। कुछ फैट भी, ऑयल भी बाहर कर देता है यह, ठीक है। थोड़ा फैट भी यह बाहर कर देता है। जिससे आपको इतना ही जानना है। हाँ, एक बात याद रखिए, पसीना यह निकाल करके यह दो तरीके से काम कर रहा है आपका। एक तो उत्सर्जी अंग है, पसीना बाहर निकाल रहा है, पसीने के थ्रू क्या काम कर रहा है? यह कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को जो है बाहर कर रहा है, कई नमकों को बाहर कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ यह बॉडी का क्या काम कर रहा है? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन भी कर रहा है। एक बार एग्जाम में आ गया था कि, एक बार मैं आपको यहाँ एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, उसको जरा अच्छे से समझ लें। एग्जाम में आ गया कि त्वचा का मुख्य कार्य क्या है या प्रमुख कार्य क्या है, और वहाँ 4 ऑप्शन थे। 4 में 2 में यह लिखा था कि यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करता है पसीने के रूप में, और दूसरा एक ऑप्शन और था कि यह शरीर का ताप संतुलित करता है, यह शरीर का ताप संतुलित करता है। अब भैया दोनों ऑप्शन में आंसर किसको किया जाए, यह एक बड़ा मुद्दा हो गया। तो इसके लिए
जो वहाँ का आयोग था, और कई लोगों ने फिर आंसर इसका ये किया कि भैया इसके लिए जो सबसे बेटर आंसर है, हालांकि दोनों सही है, तो एग्जाम में पहले ही आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखा मिल जाएगा कि अगर आपको लग रहा है कि 2 उत्तर इसके सही उत्तर हैं, तो जो ज़्यादा क्लोज आंसर हो, ज़्यादा बढ़िया आंसर हो, उसको आंसर आप मार्क करिए, आयोग भी उसी को मानेगा। तो आयोग ने जो ज़्यादा बढ़िया आंसर मार्क किया वह यह किया कि त्वचा जो है आपकी, स्किन जो है आपकी, वह क्या है, वह टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। उन्होंने ज़्यादा प्रमुख माना इसकी अपेक्षा कि यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर रही है। ठीक है, तो पसीना निकलने की वजह से जो है आपका क्या हो रहा है, शरीर का ताप संतुलित हो रहा है। अगर पसीना नहीं निकलेगा तो शरीर का ताप संतुलित नहीं रहेगा। लेकिन अपशिष्ट पदार्थ और भी हो सकता है, और कहीं रास्ते से निकल जाए, वो भी हो सकता है, लेकिन तापमान को संतुलित करना है तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, आपको पसीने वाली जो ग्रंथियां हैं उनको कार्य करना पड़ेगा, जो कि त्वचा पर होती हैं और मानव शरीर का जो है ताप संतुलित करेंगी। बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो मानव त्वचा की बात हो गई। अब नेक्स्ट अंग जो है, नेक्स्ट जो अंग है लीवर, यकृत। यकृत, ठीक है, लीवर, यकृत। याद रखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, भीतरी अंग, इंटरनल ऑर्गन यकृत है। ठीक है, चलिए फिलहाल वो आगे आएगा, हम यहां पर उत्सर्जन की बात कर रहे हैं। यह किस चीज का उत्सर्जन करेगा, यह क्या कार्य करेगा, जरा हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, यह हम इसकी बात करते हैं। यह क्या काम करेगा, यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को किस में बदल रहा है, यहाँ पर यूरिया में बदल के बाहर कर रहा है, यूरिया को बदल करके उसको बाहर कर रहा है। और इसके बाद मतलब कहाँ के रास्ते, ब्लड में जा रहा है, ब्लड से फिर वहां से बाहर हो जा रहा है, पर कन्वर्जन कौन कर रहा है, अमोनिया को यूरिया में कर रहा है, और उसके बाद ये यूरिया क्या हो रहा है, पेशाब के रास्ते बाहर हो जा रहा है। इसके बाद अतिरिक्त प्रोटीन जो है, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है जिनका यूज नहीं है शरीर में, अतिरिक्त प्रोटीन को यह क्या कार्य कर रहा है, अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिक अम्ल में बदल करके, यूरिक एसिड में बदल के बाहर कर दे रहा है। ठीक है, समझ गए बात आप? क्या बात आपको यहां समझ में आई? लीवर यकृत जो है वह क्या कर रहा है, अमोनिया को यूरिया में बदल करके, यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदल करके शरीर से क्या कर रहा है, बाहर कर दे रहा है। शरीर से क्या काम कर रहा है, बाहर कर दे रहा है। और इसके साथ लीवर या अतिरिक्त प्रोटीन, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है, उसको यूरिक अम्ल में बदल करके क्या कर रहा है, बाहर कर दे रहा है। ठीक है, किडनी की सहायता से क्या हो जा रही हैं, चीजें बाहर हो जा रही हैं। क्या बात आपको समझ में आई? उत्सर्जी अंग की तरह यकृत किस तरह से काम कर रहा है। यकृत के और भी कार्य हैं, वो हम देखेंगे कहाँ, वो हम देखेंगे कुछ पाचन तंत्र में देखेंगे, और कुछ कहाँ देखेंगे आपका ग्रंथियों में। ठीक है, हाँ मैंने यह बोला था लास्ट क्लास में कि यार मैं स्टार्ट करूंगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, लेकिन जो है वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि इन दोनों टॉपिक्स को मैं मर्ज करके एक ठीक ठाक क्लास ले करके इनको ख़त्म कर दूं। ठीक है, एक ठीक ठाक क्लास लेके इनको ख़त्म कर दूं मैं। चले मेरे भैया, आगे चलें, थोड़ा सा अब देखते हैं लंग्स के बारे में। ठीक है, आखिरी जो हमारा उत्सर्जी अंग है, ठीक है, उसके बारे में ज़रा देखते हैं। उत्सर्जी अंग जो है आपका लंग्स। ठीक है, फेफड़े। यहाँ मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा।
कहानी है इसमें, सुनिए, मजेदार है। आप लोग एक पर्सनल सलाह भी देता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करिए। उससे क्या रहेगा, जो भी टॉक्सिसिटी है आपके शरीर की वह बाहर हो जाएगी यूरिन के रास्ते। ठीक, अब सुनने में हंसी आए बहुत से लोगों को, वो अलग इशू है। ठीक है, अब हंसें वो उनका अलग मैटर है, लेकिन टॉक्सिसिटी आपकी जो है शरीर की और क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। शरीर का टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे। चलिए, लंग्स, फेफड़े उत्सर्जन की तरह किस तरह काम कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह किस तरह से यह अपना फर्ज निभा रहे हैं और किस तरह से अपना रोल निभा रहे हैं, जरा उसके बारे में। आपने सांस लिया, अच्छे वातावरण में आप रह रहे हैं, आपने जो अंदर गैस ली, हवा ली, उसमें सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन है, इसके बाद आपके ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है, फेफड़े ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, बाकी और गैसेस का इस रूप में नहीं मिल पाती हैं कि वह सोखी जा सके। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैसीय रूप में एनिमल्स ग्रहण नहीं कर सकते, नाइट्रोजन गैसीय रूप में, ठीक है, एनिमल्स या जो आपके जानवर हैं, जैसे हम भी जानवरों की आते हैं कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आजकल प्रवृत्ति भी वही हो गई है, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन को वह सोख रहा है, ऑक्सीजन को सोख रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। आपने लंग्स में ले लिया, बहुत ध्यान से सुनिए, क्या काम किया, ऑक्सीजन लिया आपने, लंग्स में भर लिया आपने। अब लंग्स में भरने के बाद ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब जो ब्लड आया है, जो कि इम्प्योर ब्लड है, उसी में तो ऑक्सीजन मिलना है ना, हमने बात की थी हृदय में, उसी में ऑक्सीजन मिलना है। और उसमें ज़्यादातर मात्रा किसकी है, उसमें ज़्यादातर मात्रा किसकी है, CO2 की है। किसकी है मात्रा, CO2 की है। ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ कम है और क्या है, CO2 की मात्रा ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि वहाँ ऑक्सीजन जीरो है, जो आप सांस ले रहे हो और जो छोड़ रहे हो वापस, जो लिया उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी, और जो छोड़ा है ऐसा नहीं कि उसमें ऑक्सीजन जीरो, उसमें से भी ऑक्सीजन बाहर और निकलती है। ठीक है, तो आपने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और नीचे से आया क्या आया है, CO2 आया है, कार्बन डाइऑक्साइड आया है, उस ब्लड में CO2 ज़्यादा है, तो ये दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, CO2 क्या होती है, ज़्यादा गाढ़े से कम गाढ़े की तरफ चली गई, ठीक है, और जगह खाली हुई और क्या हुआ, ऑक्सीजन वहाँ पर चला आया। तो यह हो रहा है CO2 को बाहर करना। तो बेसिकली उत्सर्जन की तरह यह क्या कार्य कर रहा है, लंग्स आपका CO2 को बाहर कर रहा है, और कुछ हद तक कार्बन मोनोऑक्साइड को भी बाहर करता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। कभी कभी आपने सुना होगा, मैं यहाँ एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, कभी कभी आपने सुना होगा यार कि अंगीठी जला के लोग सोए रात में ठंडियों में, भाई गर्मी के लिए, और सुबह पूरा का पूरा परिवार जो है प्यारा हो गया प्रभु को, और किसी को पता भी नहीं लगा, किसी को मालूम भी नहीं लगा कि एक्चुअली हुआ क्या ऐसी चीज हुई। तो यहां पर हुआ ये कि यहाँ पे जो उनकी मौत का कारण था वो था CO। क्या था, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड।
यह एक जानलेवा गैस है, आप ऐसे समझिए। अगर यह ज़्यादा मात्रा में शरीर में जाती है तो किस तरह से जानलेवा है, यह ज़रा देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, जो अंगीठी जलती है उसमें से जो मेजर गैस निकल रही है वह कौन सी निकलती है? वह निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड टेस्टलेस होती है, स्वादहीन होती है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, रंगहीन है, महसूस भी नहीं होगी आपको, और लिए जा रहे हैं। यह अंदर जा करके इसकी एक प्रवृत्ति होती है कि यह ब्लड में ऑक्सीजन से भी तेज घुलती है, यह ब्लड में ऑक्सीजन से भी तेज घुलती है और मौत का कारण बनती है। ठीक है, यह क्या है? इसका जो घुलने का रेट है, शरीर के रक्त में जो घुलने का इसका रेट है कार्बन मोनोऑक्साइड का, वह ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, वह ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस तरह अंगीठी या हीटर वगैरह भी नहीं जला के सोता। हीटर वगैरह भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हवा को बहुत ज़्यादा वहाँ गर्म करने लगता है, तो कहीं ना कहीं यह गैसेस वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। इस वजह से उतनी ही देर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है वहाँ पर, इसलिए उतनी ही देर जो है उनको जलाएं जितनी देर आवश्यकता हो, ज़्यादा आप फर्जी मत चलाएं। ठीक है, समझ में आई बात? क्या समझ में आई बात आपको यहाँ पर? तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो आप सुनते हैं कि अंगीठी वगैरह पे जो है क्या होता है, यह निकलता है। ठीक है, या और जगहों से भी निकलता है, मैं आपको बताता हूँ। लैपटॉप आप देख रहे हैं, हो सकता है आप सभी के पास लगभग मान लीजिए बहुतों के पास आपके पास लैपटॉप होगा। लैपटॉप में एक डक्ट बना रहता है जहाँ से हवा निकलती है, बाहर हीट जो है, गर्मी जो है बाहर निकलती है। अगर उसको ढक देंगे आप, अंदर के सर्किट अगर जल गए और वहाँ से फिर वो बाहर हवा निकलेगा, एयर, और उसके संपर्क में अगर लोग रहेंगे, या मान लीजिए आप बंद कमरे में है, छोटा कमरा है और सर्किट पूरी जल गई, लोग, मैं ही आपको इस वजह से समझा रहा हूँ, ठंडियों का मौसम आ रहा है और लोग क्या काम करते हैं, कंबल पे या वगैरह वगैरह पे रख करके उसको चलाते हैं। वो अगल बगल से ढक लेता है कंबल, और हवा निकलने की जगह जो है वह बंद हो जाती है। और हवा निकलने की जगह जब बंद हो जाएगी तो अंदर का सिस्टम हीटअप करके, मान लीजिए आप गलती से सो गए, रात भर इस तरह रहा, हीटअप ऑन बंद करना भूल गए, अगर आप बंद करना भूल गए तो सिस्टम हीटअप होकर के वह जलेगा और वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस निकल करके क्या होगी, वह जा करके आप मतलब अगर आप उसको इनहेल करेंगे तो मृत्यु का कारण बन सकती है। ठीक है, तो कृपा करके आप इस तरह की सावधानियां बरतें। तो यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र आपका खत्म होता है, उत्सर्जन तंत्र खत्म होता है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, ठीक है, उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है आपका कंकाल तंत्र। क्या है मेरे भाई? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, ठीक। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम। इसको हम पढ़ रहे हैं, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को, जो स्टडी को क्या कहा जाता है? कंकाल तंत्र के अध्ययन को या हड्डियों के अध्ययन को या अस्थियों के अध्ययन को, हड्डियों के अध्ययन को, स्टडी को, हड्डियों की स्टडी को क्या बोला जाता है मेरे भाई? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? ऑस्टियोलॉजी।
ऑस्टियोलॉजी, 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 ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भैया? ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। और जो हड्डियों की कोशिकाएं होती हैं, जो बोन सेल्स होती हैं, एक्चुअली जो हड्डियों की कोशिकाएं होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है। जो आपकी हड्डियों की कोशिकाएं रहती हैं, हड्डियों की जो कोशिकाएं हैं, उनको क्या बोला जाता है? ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है। जो हड्डियों में मौजूद कोशिका होती है, जो हड्डियों में मौजूद कोशिका होती है, उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है? ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है। यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स और पहले भी बता दे रहा हूँ, जो कि आपको थोड़ा बहुत याद रखने चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत याद रखने चाहिए उनको। ठीक है, याद रखिए, आपके शरीर में, मैं यहाँ अलग बात कर रहा हूँ, उसके बाद हड्डियों के बारे में बात करूँगा। हमारे शरीर में, मानव शरीर में, हमारे शरीर में लगभग याद रखिएगा 656 मांसपेशियां, या कभी कभी 700 का भी आंकड़ा बोल देता है एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। मतलब कि 650 से लेकर के 700 के बीच में आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या है आपके मांसपेशियां हैं। ठीक है ना, मांसपेशियां मतलब मसल्स। क्या है? मसल्स, पसलियां नहीं, मसल्स। ठीक है, क्या है यहाँ पर? मांसपेशियां। ठीक है, मसल्स। क्या है? मसल्स। याद रहेंगे। आगे जरा देखिए कुछ पॉइंट्स, आगे भी जरा देखिए कुछ पॉइंट्स। क्या है मेरे भाई? आगे जरा देखिए। बोन को हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाली जो ऊतक होते हैं, हड्डियों को, बोन को मांसपेशियों से जोड़ने वाला जो ऊतक है, जो टिश्यू है, ऊतक जो है, टिश्यू जो है, उसको क्या बोला जाता है? टेंडन। क्या बोला जाता है उसको? टेंडन। क्या बोला जाता है मेरे भाई? टेंडन। कंडरा। क्या बोला जाता है? टेंडन बोला जाता है। याद रखिए, टेंडन किसको जोड़ता है? मांसपेशियों को और जो हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक है, जहाँ पे जुड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टेंडन। क्या बोलते हैं मेरे भैया? टेंडन। इसके बाद जरा देखिए, बोन को बोन से जोड़ता है, जो हड्डी को हड्डी जहाँ जुड़ती है, वहाँ के लिए कौन है मेरे भाई? लिगामेंट। कौन है? इसको क्या कहते हैं? लिगामेंट, बंध कहते हैं। ये दो नाम याद रखिएगा, यह दो नाम याद रखिएगा। क्या याद रखना है? क्या याद रखना है आपको? हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला जो ऊतक है, उसका क्या नाम है? टेंडन। TENDON। क्या नाम है उसका? टेंडन। और हड्डियों से जोड़ने वाला जो ऊतक है, या उसको क्या बोला जा रहा है? उसको क्या बोला जा रहा है? लिगामेंट। कई बार पूछ लिया जाता है कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ रहा है? हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ रहा है मेरे भाई? टेंडन। कौन जोड़ रहा है? टेंडन जोड़ रहा है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? क्या यहाँ तक बात समझ में आई? क्या यहाँ तक बात समझ में आई? चलूँ आगे? आगे चलूँ? चलिए आगे चलता हूँ। ओवरऑल
जो स्केलेटल सिस्टम है आपका, जो स्केलेटल सिस्टम है जो आपका, स्केलेटल सिस्टम जो है आपका वह क्या है, जो ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम है वह हम देख रहे हैं दो भागों में बटा रहता है, ठीक है। वह क्या रहता है मेरे भाई, वह क्या रहता है, दो भागों में बटा रहता है स्केलेटल सिस्टम, दो ओवरऑल रहते हैं। उसको क्या बोला जाता है, जरा देखिए आप। एक को कहा जाता है एक्सो स्केलेटन सिस्टम, एक को बोला जाता है एंडो स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम। अगर मैं इसकी ऐसे बात करूं हिंदी में, बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र, और ये है आंतरिक या भीतरी, ऐसे कह लीजिए आप, आंतरिक कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र। समझ रहे हैं बात आप? एक ओवरऑल चाहे कोई भी हो, पूरे मतलब पृथ्वी की अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं, तो जो कंकाल तंत्र है आपका, कंकाल तंत्र जो है वह एक दो हिस्से में बांटा गया है। कौन कौन सा मेरे भाई, कौन कौन सा? पहला है एक्सोस्केलेटन और दूसरा है क्या है, एंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र क्या है और आंतरिक कंकाल तंत्र क्या है, हम जरा उसकी बात कहते हैं। यह जो है शरीर के बाहरी सतह पर पाया जाता है, कि बाहरी सतह पर पाया जाता है, बाहरी सतह पर पाया जाता है, कि बाहरी सतह पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शरीर के बाहरी सतह पर पाया जाता है। शरीर के कहाँ पाया जा रहा है? बाहरी सतह पर पाया जा रहा है, ठीक है। शरीर के कहाँ पर पाया जा रहा है? बाहरी सतह पर पाया जा रहा है। और यह कहाँ पाया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा, आंतरिक भाग है यह, शरीर के आंतरिक भाग में पाया जाता है। शरीर के आंतरिक भाग में यह पाया जा रहा है, शरीर के आंतरिक भाग में, शरीर के आंतरिक भाग में यह पाया जा रहा है, ठीक है। शरीर के बाहरी सतह। अब इसके जरा उदाहरण देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि बाह्य कंकाल तंत्र और आंतरिक कंकाल तंत्र में क्या अंतर है और यह किस तरह से जो है चीज़ों को यहाँ पर हम जरा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं इसके उदाहरण लिखूँ, इसके मैं उदाहरण लिख रहा हूँ यहाँ, ज़रा देखिए उदाहरण, ज़रा देखिए। नाखून, नाखून, हाथ वगैरह के नाखून, ठीक है। नाखून जो गाय वगैरह के रहते हैं, सींग, 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 ठीक है ना। जैसे कछुए का ऊपरी कवच, कछुए का ऊपरी कवच, कछुए का ऊपरी कवच, यह भी क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं, ठीक है ना। क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। जैसे और मैं एक एग्जांपल लिख दूं, बाल, बाल भी आप लिख सकते हैं। तो यह किस में आते हैं मेरे भाई? यह किस में आ रहे हैं? ये बाहरी कंकाल तंत्र में। आपको समझ में भी आ रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। नाखून, सींग, कछुए का ऊपरी कवच, बाल, ठीक है ना। और जो घोड़े वगैरह के जो है नाखून होते हैं बड़े, ठीक है, वो शेर वगैरह के पंजे के जो नाखून रहते हैं, वो सब किस में आ रहे हैं मेरे भाई? ये सब आ रहे हैं एक्सोस्केलेटल में, बाह्य कंकाल तंत्र में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं?
बाह्य कंकाल तंत्र में आ रहे हैं, ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र में आ रहे हैं और शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। और शरीर के आंतरिक सतह पे आपको पता ही है, शरीर के बाहरी आंतरिक सतह को जो है अगर देखें तो शरीर के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे दो आते हैं, एक हड्डी आती है बोन और एक आती है कार्टिलेज, कार्टिलेज या इसको आप उपास्थि कह सकते हैं, उपास्थि, कार्टिलेज, ठीक है ना। कार्टिलेज और बोन ये जो बना होता है, जो एंडोस्केलेटन जो भीतरी अंग है, जो भीतरी अंग है उसको किससे है भैया, बोन और उपास्थि, हड्डी और उपास्थि से बना होता है, ठीक है ना। उपास्थि क्या होता है, उपास्थि जो है हड्डी की तरह कम जो है क्या रहता है, हड्डी की तरह सख्त नहीं होता है पर मजबूत होता है, ठीक है ना। या हड्डी की तरह क्या होता है, सख्त नहीं होता है पर यह इसे आसानी से आप उतना कठोर नहीं होता है पर आप इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते। जैसे नाक वगैरह ये देख रहे हैं आप हल्का सा, ये आप देखिए यह क्या है, कार्टिलेज है, हड्डी इसके ऊपर आपको दिख सकती है, यहाँ हल्का सा आगे क्या है, कार्टिलेज, समझ रहे हैं बात आप। तो यह जो है उपास्थि जो है आपकी, उपास्थि जो है आपकी क्या है, हड्डी की तरह तो नहीं है पर हड्डी इसको आसानी से आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो एंडोस्केलेटन सिस्टम दो चीजें वहां है, बोन और कार्टिलेज। ये रहा बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र में आप समझ गए क्या क्या आ रहा है, बाह्य कंकाल तंत्र में आप समझ गए होंगे क्या क्या आ रहा है मेरे भैया, बाह्य कंकाल तंत्र में क्या क्या है आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे आते हैं जरा, इसमें जरा देखिएगा, बाह्य कंकाल तंत्र एक वर्ग को छोड़ करके लगभग सभी वर्गों में पाया जाता है। जो आपका क्या है, जो आपका उभयचर वर्ग है, जो आपका उभयचर वर्ग है उसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है, इस बात को नोट कर लीजिए। जो आपका उभयचर वर्ग है उसमें बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। उभयचर वर्ग में, उभयचर वर्ग में, उभयचर वर्ग में यह क्या हो रहा है, नहीं पाया जाता है। उभयचर वर्ग में यह नहीं पाया जाता है, उभयचर, उभयचर वर्ग में नहीं पाया जाता है। उभयचर का मतलब होता है एम्फीबियन, एम्फीबियन। और उभयचर एम्फीबियन का मतलब जो जल, जो जल और जो जल और जो जल और स्थल दोनों पे रह रहे हों उनमें नहीं पाया जाता है। जैसे मेंढक, जैसे मेंढक किसमें आता है, वह उभयचर वर्ग में आता है। वो जमीन पानी के अंदर भी रह लेता है और कहाँ रह लेता है, पानी के बाहर भी रह लेता है। कुछ लोगों के यहाँ कन्फ्यूज़न ज़रूर हुआ होगा, मैंने लिखा है उभयचर वर्ग में नहीं पाया जाता है। अब जो लोग ध्यान से लेक्चर सुन रहे होंगे वो यह पकड़ लिए होंगे कि सर यहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल लिखा है कछुए का ऊपरी कवच, कछुआ भी तो उभयचर वर्ग में आता है पर आपने तो लिखा दिया है कि यह उभयचर वर्ग में यह बाह्य कंकाल तंत्र तो नहीं मिलता है। तो मेरे भैया उभयचर समझिएगा, कछुआ उभयचर वर्ग में नहीं आता है, कछुआ उभयचर वर्ग में नहीं आता है, वह सरीसृप वर्ग में आता है। यह याद रखिए, बहुत से लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है कि जो आपका क्या है, टर्टल है, कछुआ जो है वह क्या है, वह उभयचर है। वह उभयचर नहीं है मेरे दोस्त, वह उभयचर नहीं है, वह सरीसृप वर्ग में आता है। कैसे सरीसृप और उभयचर वर्ग में यहाँ अंतर हो रहा है, क्यों, वो तो जल में भी रह रहा है, थल पे भी रह रहा है। अभी मैंने यही बोला ना कि उभयचर कौन से होते हैं, जो जल और थल दोनों पे रहते हैं। कछुआ भी तो यही करता है, वो तो पानी में भी रह लेता है, बाहर भी रह लेता है, तो उभयचर वर्ग में आता है। जी नहीं, वह उभयचर वर्ग में नहीं आता है, वह आता है सरीसृप वर्ग में। फिर तो ये कहना गलत हो जाएगा फिर कि भैया जो फिर पानी में रह रहा है ऐसे कैसे बता रहे हैं। अब आप मेरी बात सुनिए, जो यह बोला जाता है कि कोई पानी में भी रह रहा है, थल पे भी रह रहा है, वह इस बेसिस पे बोला जाता है कि कौन पानी में भी सांस ले सकता है और कौन थल पर भी सांस ले सकता है। इसलिए बोला जाता है कि जो, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, उभयचर वर्ग वह वर्ग है जो पानी में भी सांस ले सकता है और थल पे भी सांस ले सकता है। बस रहने की बात अलग है,
रहने की बात अलग है। तो इसको पूरा अगर ओवरऑल पढ़िए तो बहुत ध्यान से डिफिनीशन समझिए। एम्फीबियन आप कह रहे हैं कि वह जल में भी रह रहा है, थल पे भी रह रहा है। रहने की बात नहीं है, सांस लेने की बात है। जो जल में भी सांस ले सकता है और जो थल पे भी सांस ले सकता है वही उभयचर वर्ग में आएगा। अब ऐसे कहिए मैं भी उभयचर वर्ग में चला जाऊंगा। फिर अगर मैं गया पानी में, क्या किया, डुबकी लगाया, बैठा रहा 30 सेकंड तक, फिर निकल आया बाहर, तो भैया मैं तो पानी में भी रह लिया, थल पे भी रह लिया, तो क्या मैं उभयचर हो गया? नहीं, सांस लेने की बात है। जो जल में भी सांस ले लिया और जो थल में भी सांस ले लिया वह उभयचर वर्ग में चला आया। और जो सिर्फ थल पे सांस लिया और रह भले पानी में रहा है तो आप उसको उभयचर वर्ग में नहीं कह सकते। क्या यह बात समझ में आई? क्या यह बात आप सभी के समझ में आई कि किस तरह से जो है कोई उभयचर वर्ग में भी है और कोई क्या है यह रेप्टाइल में। तो याद रखिए, कछुआ पानी में सांस नहीं ले पाता है। कछुआ पानी में सांस नहीं ले पाता है। उसके पास फेफड़े होते हैं, 4 चेंबर होता है हृदय का, 3 चेंबर होता है हृदय का, वहां पे सांस नहीं ले सकता। लेकिन मेंढक क्या काम करता है? जमीन पे भी सांस लेता है और पानी में जब रहता है तो अपनी स्किन से सांस लेता है, अपनी त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो जल में भी सांस ले सके और जो थल पे भी सांस ले सके वह क्या आएगा? उभयचर वर्ग में आएगा। लेकिन जो जल में रह भले रहा है लेकिन सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको आप उभयचर वर्ग में नहीं डालेंगे। अब जैसे मैं कह लूं अजगर कह लूं, अजगर क्या उभयचर वर्ग में आएगा? जी नहीं, अजगर किस में आएगा? सरीसृप में। लेकिन वो रहता तो पानी में भी है। भैया उसके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इतने विकसित हो गए हैं कि वह एक बार सांस ले लेता है तो कम से कम अगर 3-4 घंटा वह जल के नीचे भी रहे तो उसको कतई कोई आवश्यकता नहीं है। वह सांस लेने के लिए 3-4 घंटे बाद ऊपर आएगा, लेकिन आना पड़ेगा उसको ऊपर ही, जल में नहीं ले पाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको यह सरीसृप जो है आपका उभयचर वाला यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। सरीसृप और उभयचर वर्ग वाला आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, यह पूरी उम्मीद यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे इस पे आता हूँ। यह आपको समझ में आ गया? क्या यह बात पूरी समझ में आ गई? अब जरा इसके अंदर देखिए, यह शरीर के आंतरिक भाग में होता है। ठीक है, शरीर के यह कहाँ रहता है मेरे भाई? आंतरिक भाग में रहता है। और जो है हड्डियां वगैरह जो है, इसमें हम हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। अब यहां तक आपको इतना ही जानना है कि ओवरऑल स्केलेटल सिस्टम को किस तरह से डिवाइड किया है, पूरा स्केलेटल सिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया है, यह आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, यह देखना पड़ेगा। और यहां देख लीजिए, तो स्केलेटल सिस्टम का यह एक पार्ट हो गया। अब हमें क्या काम करना है? अब हर एक जानवर का तो नहीं पढ़ना है ना स्केलेटल सिस्टम, हमें क्या काम करना है? मानव शरीर के स्केलेटल सिस्टम की बात करनी है, मानव शरीर के। ठीक है, तो मानव शरीर के स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। तो मानव शरीर के स्केलेटल सिस्टम की बात मैं आज नहीं करूंगा। आज मैं आपकी क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं, मैं यहीं पे रोक रहा हूं। जो अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्केलेटल सिस्टम, मानव शरीर का कंकाल तंत्र बहुत अच्छे से देखेंगे और उसी के साथ साथ हम ग्रंथियों को भी देखेंगे, किस तरह से मानव में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जा रही हैं, हम वहां पर उसको भी डील करेंगे। तो कृपा करके आज का लेक्चर जितना मैं पढ़ाया हूँ बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत मेहनत करके मैंने समझाया है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करें, फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। जा करके आप पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और हम कल मुलाकात करेंगे वापस अपने नए टॉपिक जो है, ये वाला टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। मानव कंकाल तंत्र देखेंगे कितनी हड्डियां होती हैं, इसके बाद दांत वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। दांत में किस तरह से कितने दांत जो है नए हैं, कितने पुराने आते हैं, चवर्णक, अग्र चवर्णक, समझ रहे हैं, उसकी बात करेंगे। इसके बाद ये पूरा हड्डियों का सेक्शन एक बार समेटने के बाद हम क्या काम करेंगे? हम जो है किस पर आ जाएंगे? आपका ग्रंथियों पर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, प्लीज उसको मिस मत करिएगा। हालांकि कोई भी क्लास को कंपेयर मत करिए कि ये आपको कोई टॉपिक आ रहा हो, अच्छे से आता हो तो उसको आप स्किप कर दीजिए, वो सही है। लेकिन
आपसे यही कहूँगा कि बायोलॉजी पूरा अच्छे से देखिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बहुत अच्छे से समझिए। जो पॉइंट नुमा बातें मैं बोलता हूँ उसको कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं आप नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।